अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क इन आईटी इंडस्ट्री और आउटलाइन से ये टॉपिक है हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। अब इसमें हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क से मुराद ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक लीगल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज को जो है ना एक सेफ, हेल्थी और हैजर्ड फ्री जो है ना वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे। हेल्थ और सेफ्टी किसी भी एम्प्लॉय के लिए की वेलफेयर के लिए जो है ना एक की कंपोनेंट है और इसमें रिस्क मैनेजमेंट भी हो जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर एम्प्लॉय की हेल्थ और सेफ्टी को जो है वो मद्देनजर रखा जाएगा तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिस्क है वो काफी ज्यादा कम हो जाएंगे और लीगल कंप्लायंस भी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज के अंदर, ऑलमोस्ट हर के अंदर ही एम्प्लॉयज के लिए जो है ना वो हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए जो है ना वो लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है, तो उसके साथ कंप्लायंस भी हो जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन को किसी नागहानी सूरत में जो है ना वो फाइन वगैरह नहीं देना पड़ेगा अगर उसकी लीगल कंप्लायंस नहीं होगी तो। अब ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी है ना, इसकी कुछ लीगल और एथिकल बेसिस है। मोस्टली जो कंट्रीज है ना वो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो है ना वो लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। अब उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो फिजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट है ना वो सेफ होना चाहिए, वहां पे किसी किस्म का जानी खतरा नहीं होना चाहिए आपको। फिर उसके बाद ये है कि जो इंसिडेंट्स या इंजरीज होती है ना उनकी रिपोर्टिंग मस्ट होती है, कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई इंजरी या एक्सीडेंट हो गया कोई भी, तो उसकी आपने मस्ट रिपोर्टिंग जो है ना वो करनी है। फिर उसके बाद ये है कि अगर आपने नॉन कंप्लायंस की ना, यानी जो भी लीगल फ्रेमवर्क है उसके साथ आपने कंप्लायंस ना की तो आपके ऊपर पेनल्टीज हो सकती हैं। फिर उसके बाद ये है कि जो विसल ब्लोवर्स हैं ना उनको मस्ट प्रोटेक्ट करना है आपने। अमूमन वो होते ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट ही है, लेकिन उनको मस्ट जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन ने फिर भी प्रोटेक्ट करना है। लेकिन होता क्या है, अमूमन जो भी विसल ब्लोअर होता है उसको मार दिया जाता है। फिर उसके बाद कुछ लीगल एग्जांपल्स हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा एक्ट है। फैक्ट्रीज एक्ट है 1934 के अंदर, जो है ना वो जब ब्रिटिश इधर आए थे तो तब का जो कानून है ना हमने अभी तक वही रखा हुआ है, बड़ा अच्छा कानून था वो। फिर उसके बाद ये है कि यूके के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एक्ट है, इसी से ही जो है ना ये आउटलाइन के अंदर जो है ना ये टॉपिक आया भी है, क्योंकि ये जो बुक जिससे ये आपकी आउटलाइन बनाई गई है वो यूके का ही ऑथर है, तो उसने इसी एक्ट से जो है ना ये बुक जो है ना वो लिखी थी। और देखिए अब यूके वाले जो है जो हमें जो है ना वो 1934 के अंदर एक्ट दे गए थे, उन्होंने खुद उसको अपडेट करके 1974 में उन्होंने दोबारा बना रही है, लेकिन हमने अभी तक वही फैक्ट्रीज एक्ट उन वाला रखा हुआ है। फिर उसके बाद यूएसए के अंदर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट है, ओशा, और उन्होंने भी जो है 1970 में बनाया। अमूमन तो हम वैसे करते यही है कि यूएसए और यूके से जो भी उनके कवानीन होते हैं उनको उठा के कॉपी पेस्ट मारते हैं, तो खैर इस मामले में भी पता नहीं कब अपडेट आएगी। फिर उसके बाद कुछ हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो है ना एम्प्लॉयर जो कि हायर कर रहा है एम्प्लॉयज को, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उसने क्या करना है, सबसे पहले तो उसने इंश्योर करना है कि रिस्क असेसमेंट हो। फिर उसके बाद यह है कि प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट और ट्रेनिंग जो है ना वो प्रोवाइड की जाए एम्प्लॉयज को भी और मैनेजर्स को भी, और जो भी एचआर का डिपार्टमेंट है जिसने सारा ध्यान रखना होता है एम्प्लॉयज का सारे को। फिर उसके बाद इमरजेंसी प्रोसीजर्स होने चाहिए, लाइक फायर ड्रिल्स होनी चाहिए, एग्जिट जो है ना डोर्स होने चाहिए और फर्स्ट एड का सामान जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। फिर उसके बाद एम्प्लॉयज आर नॉट एक्सपोर्ट टू हाजर्डस कंडीशंस, कि ऐसी कंडीशंस चाहे फिजिकली या डिजिटली जो उनके लिए जो है ना वो नुकसानदेह। लाइक सपोज कर लेना कि अगर आप किसी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर काम कर रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम के लिए और डेली जो है ना आपको न्यूक्लियर वेस्ट के सामने एक्सपोज अगर करेंगे ना तो आपकी डेथ विद इन ईयर्स हो जाएगी, लाइक 1 to 2 ईयर। तो एम्प्लॉयज जो है ना उनको हाजर्डस कंडीशंस के अंदर एक्सपोज नहीं करना। फिर उसके बाद ये है कि एम्प्लॉयज आर इन्फॉर्म्ड अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज है उनके बारे में उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। सेफ्टी और हेल्थ में कुछ एम्प्लॉय जो है जो कि जिसको हायर किया गया उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उसने जितनी भी सेफ्टी की इंस्ट्रक्शंस है और प्रोसीजर्स है उनको फॉलो करना है। जितना भी सेफ्टी इक्विपमेंट है ना उसको उसने रिस्पॉन्सिबली यूज करना है, और बाकी भी जितना ऑर्गेनाइजेशन का इक्विपमेंट है उसको भी उसने जो है ना वो अच्छे से यूज करना है, ताकि उसकी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी जो है ना वो खतरा या परेशानी ना बने। जो भी अनसेफ प्रैक्टिसेस या इंसिडेंट्स होंगे उसने लाजमी को जो है ना एचआर डिपार्टमेंट को या फिर मैनेजर को जो है वो रिपोर्ट करना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फलां प्रैक्टिस जो की जाती है वो बहुत अनसेफ है और उसमें कोई मसला परेशानी बन सकता है। और जहां कहीं भी एप्लीकेबल होगा उसने जो है ना प्रोटेक्टिव गियर जो है वो लाजमी पहनना है। जैसे ऊपर वो न्यूक्लियर पावर प्लांट वाली एग्जांपल थी, तो उसमें जब भी उन्होंने जाना होता है तो वो एक सूट पहनते हैं, खास किस्म का सिल्वर कलर का होता है, ताकि वो जो रेडिएशन है वो उनको इम्पैक्ट ना करे, वो उन्होंने लाजमी पहनना है। फिर उसके बाद यह है कि जो भी सेफ्टी ट्रेनिंग्स होती हैं जो सेफ्टी ऑफिसर्स वहां पे करवाते हैं तो उनके अंदर उसमें उन्होंने लाजमी पार्टिसिपेट करना है। अब हेल्थ एंड सेफ्टी को जो है ना आईटी के वर्क प्लेस के लिहाज से हम देखते हैं। अब सबसे पहले तो ये है कि आईटी स्पेसिफिक रिस्क क्या है वो देख लेते हैं। इसमें हमें जो है ना रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी हो सकती है, जो कि बहुत ज्यादा कीबोर्ड और माउस को जो है ना यूज करने से होता है। बैक और नेक के अंदर पेन हो सकता है पुअर पोस्चर की वजह से।
आई स्ट्रेन हो सकता है, हेडेक, क्योंकि हर टाइम जो है वो स्क्रीन को ही उन्होंने घूरना होता है। मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने हर टाइम जो है ना वो स्क्रीन को एक एक जगह पे उन्होंने देखते रहना, और उनकी जो है ना वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी होती कोई नहीं, तो उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर भी काफी ज्यादा जो है ना ओवरहेड बन जाता है। लाइफस्टाइल के उनको रिस्क आ सकते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो हर टाइम जो है ना वो एक जगह पे बैठे रहेंगे। ऑफिस में भी उन्होंने क्या करना है, हर टाइम लाइट को ही घूरना है। घर जाके अगर वो कहीं पे कोई रिमोट वर्क कर रहे हैं तब भी वो यही कर रहे हैं। तो उनके लिए जो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स है ना, क्योंकि उनका चलना फिरना या फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, तो जो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं वो उनके अंदर डेवलप हो जाती हैं। ओबेसिटी जो है वो आईटी वालों के अंदर बहुत ज्यादा होती है, ये जल्दी मोटे हो जाते हैं। अब इनकी मिटिगेशन क्या है, ये जो ऊपर हमने रिस्क डिस्कस किए हैं, इसमें सबसे पहले एर्गोनॉमिक्स। अब इसमें यह है कि ऐसा इक्विपमेंट और ऐसी अरेंजमेंट होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्ट्रेस है ना वो कम हो। अब इसमें एडजस्टेबल चेयर्स हो सकती हैं या डेस्क हो सकते हैं, प्रॉपर मॉनिटर हाइट हो सकती है, और बीच में एम्प्लॉय और मॉनिटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी प्रॉपरली होना चाहिए। रिस्ट रेस्ट होनी चाहिए कुर्सी के साथ जो लगी हुई होती है, और फुट सपोर्ट भी होनी चाहिए ताकि उसको कंफर्टेबल फील हो। फिर उसके बाद डिजिटल हेल्थ है, इसके अंदर सबसे पहले ये है कि एनफोर्स करना है स्क्रीन ब्रेक्स को। अब 2020 रूल के अंदर क्या है कि उसने 20 मिनट्स का जब काम कर लेना ना, तो देन उसने क्या करना है कि 20 फीट्स के डिस्टेंस के ऊपर 20 सेकंड्स के लिए जो है ना वो किसी चीज को देखना है, ताकि उसकी आईज के ऊपर जो स्ट्रेन आ रहा है ना वो कम से कम हो। एनकरेजिंग टाइम ऑफ एंड डिस्कनेक्टिंग आफ्टर वर्क आवर्स, कि वर्क आवर्स के बाद जो है ना उसको बोले कि वो टाइम ऑफ ले, डिस्कनेक्ट करे, स्क्रीन को थोड़ा सा मिनिमाइज करे और थोड़ा सा अपनी लाइफ के अंदर रेस्ट ले। फिर उसके बाद कुछ वर्क प्लेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कि एडिक्वेट लाइटिंग और वेंटिलेशन होनी चाहिए वहां पे, सेफ केबलिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की, क्वाइट जोन्स होने चाहिए ताकि फोकस्ड वर्क हो सके। फिर उसके बाद इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस है, फायर एक्सटिंग्विशर्स वहां पे होने चाहिए, अलार्म्स होने चाहिए वहां पे, इवैक्यूएशन मैप्स होने चाहिए, फर्स्ट एड किट्स होनी चाहिए, ट्रेन रिस्पॉन्डर्स होने चाहिए, और साइबर सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी वहां पे लाजमी होने चाहिए। आई होप सो आपको इस लेक्चर की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। मजीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें। शुक्रिया।